Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Yes, definitely you are not ready for this revenge. शायद यही कारण है कि भारत में अब ईरान से ज्यादा इस फिल्म पर चर्चा हो रही है। जब से धुरंधर द रिवेंज भारत में रिलीज हुई है, भारत में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या यह फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। और लेफ्ट, राइट और सेंट्रल अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ज्यादातर लोग इसका समर्थन दिखा रहे हैं। जो भी ये फिल्म देखकर निकल रहा है उसके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि फिल्म अगर बननी चाहिए तो ऐसी ही बननी चाहिए। आज तक तो फिल्म हम सिर्फ कहने के लिए देखते थे, लेकिन आज सच में हमने फिल्म कोई देखी है तो वो है धुरंधर द रिवेंज। और इसके लिए पूरे कास्ट एंड क्रू, इस फिल्म के जितने भी कास्ट एंड क्रू हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, एवरीवन डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में एक न्यूट्रल ओपिनियन आपको देने आया हूं, और इस न्यूट्रल ओपिनियन के साथ आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि क्या ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है या फिर सच में एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को प्रमोट करता है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना को ये हमारे अंदर प्रमोट करता है, ये हमारे अंदर उस बीज को डालता है जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इस फिल्म का नाम है धुरंधर द रिवेंज। आपने पहला पार्ट देखा होगा और ये दूसरा पार्ट जब से रिलीज हुआ ना, सच में कह रहा हूं कि पूरे यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक इसी पर बहस हो रही है। बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा बताया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये पॉलिटिक्स ड्रिवन फिल्म है, यानी कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों, इस फिल्म की जब शुरुआत होती है ना, इस फिल्म को शुरुआत होने से पहले एक और चीज बताओ, ये 4 तस्वीर आप देख लीजिए। ये पूरी फिल्म जो है ना, ये 4 तस्वीरों में ही है। ये 4 तस्वीर आपको पूरी फिल्म बता देगी। 4 घंटे की लगभग ये फिल्म है, 4 घंटे की लगभग ये फिल्म है। और 4 घंटे को अगर आपको डिवाइड करना है, पूरी फिल्म को अगर समरी समझनी है, सारांश समझना है, तो इस 4 तस्वीर को देख लीजिए और इस 4 तस्वीर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे इस फिल्म की शुरुआत होती है एक मासूम लड़के के साथ, और वो मासूम लड़का कैसे इस रूप में आ जाता है और फिर इस रूप में आता है और फिर इस रूप में आता है, यानी कि 4 रूप हैं, 4 साइड्स हैं एक ही पर्सन के। और कैसे कैसे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो अपने फेस को, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने रोल को बदलते जाता है। यानी कि 4 रोल आपको देखने को मिलेंगे, एक ही व्यक्ति के 4 रोल आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म में। एक ही व्यक्ति है, कभी वो जसकीरत बन जाता है, कभी जस्सी बन जाता है और कभी हमजा बन जाता है। दोस्तों सच में ये फिल्म अगर आप देखेंगे बिना किसी चश्मे के, बिना किसी चश्मे का मतलब अगर आप धर्म का चश्मा लगाकर देखेंगे तो आपको इसमें धार्मिक उन्माद देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि किसी विशेष धर्म के प्रति कुछ नकारात्मकता इसमें दिखाई गई है। कभी आप पॉलिटिक्स का चश्मा अगर लगाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया गया है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें डिमीन किया गया है। तो अगर बिना चश्मे के अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म आपको बहुत इंटरटेन करेगी, बहुत ज्यादा इंटरटेन करेगी। शुरू से लेकर अंत तक कभी ये समझ में नहीं आता कि 4 घंटे की ये फिल्म है। जब ये फिल्म की शुरुआत होती है और फिल्म जब खत्म होता है तो लगता है कि सिर्फ 30 मिनट की आपने फिल्म देखी है, यानी 4 घंटे का समय कैसे बीत जाता है ये समझ में नहीं आता। यानी कि फिल्म काफी इंगेजिंग है। फिल्म की जब शुरुआत होती है तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पे ये जसकीरत जो है वो ट्रेनिंग करके लौटा होता है, और इसका जो पेरेंट्स हैं, यानी कि इसके फादर, ग्रैंडफादर सारे जो है वो मिलिट्री में रह चुके थे, यानी इसका जो ब्लड लाइन था, ब्लड लाइन में ही देशभक्ति थी। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, एक होनहार, एक जो है समझदार, एक जो है मेहनती, एक जो है देशभक्त के लिए जीवन में भी कभी ना कभी कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिसके सामने वो मजबूर हो जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जस्सी के लाइफ में, जसकीरत के लाइफ में, जिसकी वजह से उसको हथियार खरीदना पड़ता है, AK-47। और AK-47 वो कहां खरीदने जाता है तो यूपी पहुंचता है। यूपी में आतिफ अहमद के पास पहुंचता है और वहां से वो AK-47 खरीद कर लाता है और लाशें बिछा देता है। और लाशें क्यों बिछाता है वो आपको सीन देखनी चाहिए, वो फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर आपको नहीं देना चाहता ताकि आप जो है फिल्म देखें तो आपको मजा ना आए। सच में कह रहा हूं, यहाँ पे जो कैरेक्टर यहाँ पे रणवीर सिंह ने जो दिखाया है शुरू के 15-20 मिनट में, वो कैरेक्टर सच में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस किया है। आप रणवीर सिंह की आंखों में देखेंगे तो आपको उनकी आंखों में एक्टिंग देखने को मिलेगी, चेहरा का एक्सप्रेशन और इमोशन वो तो छोड़ दीजिए, आंखों से जो बातें करता है रणवीर का कैरेक्टर वो सच में दिल को छू लेता है। जिस तरीके से वो अपनी बहन को लेने के लिए जाता है उस बेसमेंट में, उस बेस में जहां से वो लेने जाता है, एक शेड लगा रहता है, उस शेड के अंदर जब वो जाता है अपनी बहन को लेने के लिए जिसके साथ रेप किया गया रहता है, तो वहां पे जो वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, सच में कह रहा हूं क्या लाजवाब एक्सप्रेशन है। मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म, अगर मैं एक फिल्म का अगर स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए इससे बढ़िया पढ़ाई नहीं हो सकती, सबसे बेस्ट किताब हो सकता है ये। क्योंकि इस तरह की फिल्म आने वाले पिछले 10-20 सालों में मैंने नहीं देखा। बहुत सारी फिल्में हमने देखी पिछले 10-20 सालों में, हजारों हजार फिल्म देखी, लेकिन इस तरह की फिल्म नहीं देखी जिस तरीके से ये अपनी बहन को जब रेस्क्यू करने के लिए जाता है उस बिल्डिंग में, और उस शेड के अंदर जब पहुंचता है तो वो अपनी आंखों से जो बात करता है, वो अपने एक्सप्रेशन से जो बात करता है, वो सच में बहुत ही लाजवाब रहता है, बहुत ही लाजवाब है।
क्या कमाल की एक्टिंग की यहां पे, ठीक है। और यहां से जब ये रूप में आता है हमारा जस्सी, और यहां से जब उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर उसको फांसी की सजा होती है, और फांसी की सजा होने के बाद जिस तरीके से सान्याल साहब की एंट्री होती है, जिनको हम लोग अजीत डोभाल कह रहे हैं, और सान्याल साहब किस तरीके से उसको इस रूप में से इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसकी भी कहानी लाजवाब है। और फिर यहां से वो पूरे लियारी का कैसे बादशाह बनता है, किसका, लियारी का बादशाह बनता है, कराची का बादशाह बनता है, पूरे पाकिस्तान में घुस चुका रहता है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री से कंधे पे हाथ रखता है। यानी कि ये जो कहानी यहां पे जो चलती है इस वाले कैरेक्टर में, वो मेन कैरेक्टर एक तरीके से, ये हमारा शुरू का कैरेक्टर है, ये शुरू का कैरेक्टर, लेकिन मेन जो कहानी है वो यहां पे घूमते रहती है, यानी कि हमजा के आसपास घूमते रहती है। और फिर अंत में जब ये वाला सीन आता है तो हमें समझ में आता है कि एक स्पाई की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। बहुत ही मतलब कह सकता हूं कि आदित्य धार ने ये उन लोगों को ट्रिब्यूट दिया है जो अननोन लोग हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे देश की सेवा करते हैं, बिना अपना नाम बताए, बिना अपना आइडेंटिटी बताए, अपने देश के लिए वो अपना जान दे देते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। ये उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट दिया आदित्य धार ने। और क्या कमाल की फिल्म बनाई है। मैं कह रहा हूं ना, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स की बातें हो सकती है, बहुत सारी प्रोपेगेंडा की बात हो सकती है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति और पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए अगर इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको इस फिल्म में कुछ भी गलत नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें डिमोनेटाइजेशन को सही बताया गया है, कि नोटबंदी जो है वो सही है। कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें आतिफ अहमद को जो है आतंकवादी बताया गया है। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको लेकर जो है डिबेट हो सकता है, लेकिन डिबेट तभी होगा जब आप जो है पॉलिटिक्स के चश्मे से देखेंगे, जब आप धर्म के चश्मे से देखेंगे। तो इस फिल्म में किसी भी धर्म के बारे में नहीं बात की गई है, किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया गया। इस फिल्म में जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म, मिलिटेंसी और आतंकवाद के खिलाफ बात की गई है। समझ में आ रही बात। और एक बात बता रहा हूं, आदित्य धार की जो डिटेलिंग है इस फिल्म में वो लाजवाब है, मतलब काबिल तारीफ है दोस्तों। मतलब एक डायरेक्टर ने कितने बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखा है। मैं किसी भी चीज को यहां पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सभी अभी बहुत सारे लोग फिल्म नहीं देखे होंगे। मैं चाह रहा हूं कि आप सब भी जाके ये फिल्म को देखें, और ऐसी फिल्में जब बहुत सारे पैसे कमाती हैं तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इसमें डायरेक्टर ने, इसमें एक्टर ने, इसके कास्ट एंड क्रू ने, जितने भी लोग इस फिल्म में काम किए हैं वो सारे लोग तारीफ के काबिल हैं। दे डिजर्व अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज, दे डिजर्व अ अर्निंग ऑफ ह्यूज अमाउंट। वो डिजर्व करते हैं कि भाई 1000 करोड़ रुपए ये फिल्म कमाए, क्योंकि उन्होंने वैसी मेहनत की है। समझ में आ रही है बात आपको। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। जब ये फिल्म की शुरुआत होती है ना दोस्तों, ये जब तस्वीर ली जाती है और इस तस्वीर को जब वो जलाता है, जब वो स्पाई बन के जाता है पाकिस्तान में, इस तस्वीर को जब वो जलाता है लाइटर से अफगानिस्तान में, वो जो सीन है ना एक 10 सेकंड की, मतलब आंख में आंसू ला देते हैं कि कैसे जो है वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर, सब कुछ खत्म कर कर अपनी एक नई दुनिया में जा रहा है। इसके फादर को फांसी पे लगा दिया जाता है। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा। 2 बहनों के साथ रेप हो जाता है दोस्तों, 2 बहनों के साथ रेप हो जाता है। एक बहन की जिसके साथ शादी होती है वो ड्रगर निकल जाता है, वो ड्रग का जो है ट्रेड करने लगता है, व्यापार करता है, ड्रगिस्ट बन जाता है। उसकी कहानी एक अलग ही है। यानी कि जस्सी की अगर आप लाइफ को देखेंगे तो लाइफ वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर जसकिरत सिंह रांगी। ठीक है, फिर आप आगे देखिए, ये मतलब यहां पे जो है ना, ये सीन शुरू के जो 15 मिनट हैं, आप सच में कह रहा हूं, आप सभी जो है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी जो है जाकर इस फिल्म को देखें। मैंने सच में इस फिल्म को लेकर आपको बहुत सारी डिटेलिंग नहीं बताई, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मैं सर जो है एक दूसरा भी वीडियो लेकर आएंगे आने वाले कुछ दिन में, ताकि आप सभी जो है इस फिल्म को अगर आप एक बार देखेंगे बिना किसी चश्मे के देखना, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान में रखकर इस फिल्म को मत देखिए, किसी धर्म को ध्यान में रखकर इस फिल्म को न देखिए, क्या मजा आएगा ना, जो आनंद आपको आएगा। एक एक कैरेक्टर इस फिल्म में जो है क्या कमाल की एक्टिंग की है दोस्तों, कमाल की एक्टिंग की है। आप यहां पे जब देखेंगे कि जब यहां पे जब वो घुसता है अंदर AK-47 लेके और जो गोलियां वो मारता है लगातार, तो आप बोल सकते हैं कि सर इसमें बहुत एक्सट्रीम वायलेंस है। वायलेंस नहीं है दोस्तों। वायलेंस की आप बात करते हैं तो आप एक बार आप किसी भी हॉलीवुड फिल्म को उठाकर देख लीजिए, इसमें जो वायलेंस है ना उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक मोटो है। इसकी 2 बहनों के साथ रेप हो गया, इसके फादर को जो है पेड़ पे लटका के मार दिया गया, तो वो जो इसके अंदर जो आग है, इसके अंदर जो फायर है, वो दिखा रहा है AK-47 के साथ जब ये मारता है इन सारे लोगों को। तब तो अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो उसके पीछे का अगर आप कॉज देखें तब आपको जस्टिफाइड लगता है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें बहुत सारा एक्सट्रीम वायलेंस दिखाया गया है, तो एक्सट्रीम वायलेंस जैसा कुछ नहीं है। बहुत सारी हॉलीवुड की अगर आप मूवीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वायलेंस होता क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो इस तरह के अगर, और किसी को प्रेशराइज भी नहीं किया जा रहा है फिल्म देखने के लिए, और A-रेटेड फिल्म है, जो लोग भी इस एज कैटेगरी में आते हैं A-रेटेड फिल्म के कैटेगरी में, वही लोग इस फिल्म को देखें, ऐसे किसी के ऊपर बाउंडेशन भी नहीं है। वी आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो यहां से यहां का जो ट्रांसफॉर्मेशन है रणवीर सिंह का, यानी कि जस्सी का हमजा से,
जस्सी किस तरीके से हमजा बनता है, ये जो है काबिल तारीफ की बात है। और इस तरीके से हमजा किस तरीके से लियारी में या फिर जाते हैं कराची में किस तरीके से कंट्रोल करता है, रहमान डकैत के बाद उजैर बलोच को खत्म करता है, फिर वहां का जो एसपी है एसपी असलम उसको किस तरीके से मारता है, मतलब क्या डिटेलिंग है, किस तरीके से बलोच जो लोग हैं उनको कैसे ये साधता है ना। एक एक चीज का जो है बहुत ही बारीकी से जो है इस फिल्म में डिटेलिंग के साथ समझाया गया है। यहां पे आप देखिए तो हर एक चैप्टर के साथ एक भागवत गीता का श्लोक भी लिखा हुआ है, और भागवत गीता का जो श्लोक है वो भी मीनिंगफुल है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये किस तरीके का श्लोक यहां पे डाला गया। जैसे कि ये जो श्लोक रखा गया है इसमें एक जो है वो हमजा के लिए कहा गया है और एक जो है आलम भाई के लिए कहा गया है, यानी कि श्लोक के भी मीनिंग जो है वो डेडिकेटेड है किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए, समझ में। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है इफ यू फॉल अपहोल्डिंग धर्म यू विल अटेन हेवन, तो ये कहा गया है आलम भाई के लिए। एंड इफ यू आर विक्टोरियस द वर्ल्ड इज योर सो राइज ओ अर्जुन एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बैटल, तो ये कहा गया है हमजा के लिए। तो किस तरीके से हमजा जो है वो मारता है आलम भाई को, देखना मतलब हमजा को मालूम रहता है, आलम भाई को भी मालूम रहता है कि अगर इनको पकड़ लिया गया आईएसआई की तरफ से या फिर पाकिस्तान के जितने भी फोर्सेस उनकी तरफ से अगर पकड़ लिया गया आलम भाई को, तो किस तरीके से ब्रुटैलिटी की जाएगी। आपने पिछले पार्ट 1 में देखा होगा किस तरीके से ब्रुटैलिटी करता है इकबाल, मेजर इकबाल किस तरीके से ब्रुटैलिटी से मारता है जितने भी हमारे स्पाई एजेंट रहते हैं पाकिस्तान में उनको। तो उसी से बचाने के लिए यहां पे उसके आंखों में वो दर्द देखना, जब वो गोली चलाता है तो जब वो गोली से मारता है आलम भाई को तो क्या आंखों में दर्द रहती है उसकी। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि फिल्म को अगर आप फिल्म की तरह देखें, फिल्म को अगर आप फिल्म की तरह देखें तो आपको ये फिल्म इस सदी की सबसे बेस्ट फिल्म लगेगी अभी तक की। पिछले 2026 चल रहा है, पिछले 26 साल में ऐसी फिल्म नहीं बनी होगी। लेकिन अगर आप इसको किसी चश्मे से देखेंगे, धर्म का, जाति का और किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो आपको लगेगा ही कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी को क्यों दिखाया जा रहा है, दाऊद इब्राहिम को क्यों दिखाया जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसी सीन की मैं बात कर रहा था जिस सीन में जो है वो बताता है कि कैसे एक बरेली का एक पिक पॉकेटर रहता है, यानी कि जो पॉकेट मार लोग होते हैं वो, और कैसे से इसकी कहानी वहां से शुरू होती है और कैसे ये लंबे समय तक पाकिस्तान में एक इंडियन एजेंट बन के रहता है और सारी खुफिया जानकारी भारत की सरकार को, भारत की खुफिया एजेंसी को देता है। दोस्तों ये मतलब एक एक सीन अगर आप देखेंगे ना इस फिल्म में, फिर ये जो आती है जब IC-814 का हाईजैक किया गया था कंधार में, और ये सान्याल साहब को जब वीडियो कॉल करके दिखाता है और कहते हैं कि भारत माता की जय, ये भी सीन जो है काफी मतलब मार्मिक सीन है, समझ में आ रही बात। और किस तरीके से जब खुली छूट मिल जाती है, यहां से परमिशन मिल जाता है दुबई में हमजा को, किस तरीके से अननोन जो गनमैन होते हैं वो पूरे पाकिस्तान में घुस कर घूम कर जितने भी आतंकवादी रहते हैं उनको गोली से मारी जाती है, घूम कर, चाहे जहूर मिस्त्री हो या फिर जितने भी वहां पे। देखो ना, मुझे हर एक कैरेक्टर के नाम याद हो गए। तो फिल्म ने आपके दिमाग पे थोड़ा असर डाला है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर एक कैरेक्टर का नाम याद हो गया है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो इस तरीके से आप फिल्म को जरूर देखिए एक बार। और यही मैं बोल रहा था कि जस्सी का लाइफ अगर आप देखेंगे, हमजा का लाइफ अगर आप देखेंगे, तो उसकी अपनी फैमिली यहां पे भी नहीं रही और यहां भी नहीं रही, तो दिखाता है कि एक स्पाई के लिए उसके फैमिली उसके लाइफ में होती ही नहीं है। एक स्पाई के जीवन में उसका कोई फैमिली का रोल ही नहीं होता। इस तरीके से वो यहां भी छोड़ के आ जाता है, और जब यहां पे पहुंचता है पंजाब में जब पहुंचता है तो वहां पे जब अपने फैमिली से मिलने के लिए जाता है तो उसकी माँ उसकी तरफ देखती भी रही है, क्योंकि लंबे समय बाद आ रहा था और हो सकता है कि लंबे समय तक हम इंतजार नहीं करते हैं किसी भी अपने परिवारजन का। तो यहां से भी उसको निराशा मिलती है और यहां से भी निराशा मिलती है। तो हाँ, इसने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर आप देखें तो जस्सी के लाइफ में पर्सनल लेवल पे कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, देशभक्ति के लिए उसने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने पूरे परिवार, अपना हर कुछ, सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर लास्ट में कंक्लूजन देखे तो उसको कुछ मिला नहीं, पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं मिला। देश के लिए उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन उसका अपना परिवार, उसकी अपनी वाइफ, अपना बच्चा, अपनी माँ, अपनी बहन, कोई, अपना पिता, कोई उसके साथ खड़ा नहीं था अंत में। समझ में आ रही बात। तो ये फिल्म जो है अल्टीमेटली मैं लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि आदित्य धार और उनकी जितनी भी टीम है काबिले तारीफ काम किया है। फिल्म आप सबको जरूर देखना चाहिए। और इस फिल्म में जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनका एकमात्र एजेंडा है कि भाई कुछ ना कुछ बोलकर ग्लैमर थोड़ा अचीव कर लीजिए, थोड़ी पॉपुलैरिटी अचीव कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिल्म में ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर प्रोपेगेंडा होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म है और फिल्म की जब शुरुआत होती है तो डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि भाई इस फिल्म का कोई रेफरेंस हमने लिया है। रेफरेंस बहुत, देखो एक और चीज बताता हूं, इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर है ना, जितने भी कैरेक्टर हैं 10, 20, 50 जितने भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, एसपी असलम से लेके हर एक कैरेक्टर, चाहे वो एसपी असलम के साथ जो एक इंस्पेक्टर रहता है, इसका नाम रहता है उमर, वो भी हर एक कैरेक्टर जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, हर एक कैरेक्टर। और वो सारी चीजें सत्य हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने शुरू में ही बोल दिया कि भाई ये काल्पनिक है। मतलब ये हो सकता है कि संभावना हो सकती है कि किसी के साथ ये मैच कर रहा हो, लेकिन हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से सोच रहे हैं तो ये आपकी गलती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि डायरेक्टर ने इस फिल्म को फिल्म की तरह बनाया है। आप फिल्म की तरह देखिए और फिल्म का आनंद लीजिए, इंटरटेन होइए। और एक डायरेक्टर के लिए, एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि किसी फिल्म को देखकर आपके अंदर वो फीलिंग आ पा रही है जो डायरेक्टर और एक्टर आपको दिखाना चाहता है। बहुत सारी चीजें हम दिखाना चाहते हैं लेकिन आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस फिल्म ने भली भांति
बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही निष्ठा से जो है ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का काम किया है। हर ऑडियंस जो भी हॉल में, थिएटर में बैठ के मल्टीप्लेक्स में देख रहा है, वो इस फिल्म के साथ खुद को कनेक्ट कर रहा है। तो देशभक्ति के लिए फिल्म है, भारत के लिए फिल्म है, और ये नया भारत है। जैसा कि इस फिल्म में एक डायलॉग भी है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। और मैंने बताया ना कि जो आग थी हमजा के अंदर, जो आग थी जस्सी के अंदर, वो आग को भली भांति डायरेक्टर ने क्या किया है, प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने इस फिल्म के बारे में ज्यादातर आपको बताया नहीं, बहुत सारी चीजें जैसे कि बड़े साहब कौन है, दाऊद इब्राहिम का क्या रोल है, फिर डेविड हेडली है, मेजर इकबाल है, उनसे बहुत सारे कैरेक्टर है इस फिल्म में। आप सब जो है इस फिल्म को जरूर देखिए। हम लोग इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अच्छी चीजें होती हैं उनको जो है जरूर सराहना की जानी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो ऑल थैंक्स टू आदित्य धार एंड हिज टीम। और जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं रणवीर सिंह, क्या कमाल की एक्टिंग की है। इसके पहले जो है उनकी एक फिल्म थी पद्मावत। मैंने सच में पद्मावत उनकी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन इसके बाद जो है सबसे अच्छी फिल्म जो होगी रणवीर सिंह के लाइफ में वो होगी धुरंधर। आज के बाद ये मैं बहुत ही एक तरीके से गर्व के साथ कह सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।